डॉक्टर साहब, कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया है कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। क्या आईनी बहरान मजीद पैदा होने जा रहा है? आईनी बहरान तो है, मुस्तकिल चल रहा है और ये किसी न किसी रुख पे जाके ख़त्म होगा। लेकिन मेरा ख्याल है उससे पहले एक बड़ा तसादुम या कोई ना कोई फैसला कौन कोई, यानी आप समझेंगे कोई मार्का होगा, या सारे बैठेंगे या लड़ेंगे आपस में मज़ीद, या कोई फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, या कुछ और ऐसा होगा कि जिसके नतीजे में ये पॉलिटिकल सेटअप जो है ये कोई शक्ल लेगा, जो एक बेढंगा सा जिसने रंग लिया हुआ है और उसके नतीजे में मुल्क में बेचैनी है और जो है वो कुछ सर पैर समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ये सिस्टम में मौजूद, इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग खुद भी बेचैन है, परेशान है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं करने को, लेकिन ये क्यों कर भी रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब बस ऐसे ही है। मैं इस पर ज़्यादा मैं वक्त अपना नहीं ज़ाया करूँगा, क्योंकि वो अब चैलेंज होगा, एक्ट है वो, आइन के तहत एक तफसीली फैसला आएगा, क्या उसमें जैसे अबान कहते हैं क्या नहीं कहते, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये फौरी मामला हैं। असल जो बात है ज़रा उस पर आते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान। 3-4 पॉइंट्स अलग अलग इस वक्त मैं उन पर बात करूँगा और फिर देखते हैं कि वो डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं। सबसे पहले तो एक शख्सियत का मैं जिक्र करूँगा जिनका नाम था हसन अल बना। हसन अल बना जो है ये इनका ताल्लुक़ मिस्र से था, ठीक है, और ये मिस्र में मेरे ख्याल से पिछली सदी के आगाज़ में 1904-5 में ये पैदा हुए। और हसन अल बना जो हैं ये एक आप यूँ समझ लें कि जिन लोगों ने अपनी तालीमात से बहुत ज़्यादा असर डाला बहुत बड़ी तादाद में दुनिया पे, ये हालिया दौर में, उसमें एक हसन अल बना थे। हसन अल बना जो है ये मुतासिर थे अपने उसी ज़माने में इनका तो 49 में इनको शहीद किया था, लेकिन ये है कि 1935 में जो है वो राशिद रदा जो है उनसे ये उनकी तालीमात से बड़ा मुतासिर थे। ख़ास तौर पर उनका रिसाला निकलता था अलमनार के नाम से, उससे बहुत मुतासिर थे। फिर उनके दरमियान ख़तों किताबत हुई, वो भी उनका ताल्लुक़ भी इजिप्ट से था। लेकिन ये हसन अल बना जो हैं इनका मैं ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि 1928 में 1928 यानी तकरीबन आज समझें कि आज से कोई 98 साल 96 साल पहले इन्होंने एक पार्टी कायम की, और वो पार्टी जो है वो यानी 1928 में कायम की, और 1930 की दिहाई में सिर्फ मिस्र में ही उसके 5 लाख अरकान थे सरकारी तौर पे, और उस पार्टी का नाम था अखवानुल मुस्लिमून। अच्छा, यानी आप यूँ समझें कि अच्छा हसन अल बना जो हैं फिर ये मैंने आपसे कहा कि जब ये अरब इसराइल जंग हुई 1948 की, तो ये लड़े उसमें, और ये खिलाफत ख़त्म हो गई थी चूँकि 1924 में, 1928 में उन्होंने बनाया। तो ये एक पैन अरबिज़म या पैन इस्लामिज़म, यानी इनकी जो तालीमात हैं वो ज़्यादा अरब से बाहर भी इनकी तालीमात नहीं। अब क्यों गई ये मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो है फिर ये और रशीद रदा जो हैं ये वहाँ पे मिस्र में ही थे, ये उनसे मुतासर हुए, इन्होंने अखवान की बुनियाद रखी। और फिर जो है वो उस ज़माने में जो शख्सियत एक जो है वो बर सग़ीर में एक और शख्सियत थी जो कि यानी आप ये नहीं कह सकते कि उनकी तालीमात से बिल्कुल मुतासिर थी, लेकिन मुतासिर थी भी, मतलब काफ़ी आपको उनका राब्ता भी मिलता है तारीख़ में, और एक दूसरे की वो बड़ी इज़्ज़त भी करते थे। यानी हसन अल बना की मैं बात कर रहा हूँ, एक दूसरे की बड़ी इज़्ज़त भी करते थे, एक दूसरे के साथ बड़ा उनका राब्ता भी रहा। और फिर उन्होंने भी जैसे ये अखवानुल मुस्लिमून बुनियादी तौर पे एक ऐसी जमात जो कि आज आप देखें तो आपको हमास, इस्लामी जिहाद, इस तरह ये और बेशुमार और ख़ुद अखवान भी ज़ाहिर है पॉलिटिकल, लेकिन उस ज़माने में ये हुआ
कि वो जो शख्सियत बरसग़ीर में थी वो उनका बड़ा रब्ता था पूरी दुनिया के जो मुख्तलिफ मुसलमान मुफ़क्किरीन और जो, लेकिन हसन बना से ख़ास उनकी एक रब्ता रहा। और फिर हसन बना के बाद जब वहाँ पे सैयद कुतुब आए तो सैयद कुतुब जो हैं वो भी अख़वान और उनके जो है उनको फिर जमाल अब्दुल नासिर के साथ शुरू में तो उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। जब बगावत हो गई शाह फारूक के ख़िलाफ़, लेकिन बाद में फिर जमाल अब्दुल नासिर के दौर में उनको फांसी हो गई 6 साथियों समेत। तो यहाँ जो बरसग़ीर भी शख्सियत थी जो कि उनके साथ उनके बड़ा राब्ता रहा और मुलाकातों का भी बयान होता है, लेकिन ये कि राब्ता बहुत रहा और बड़ी, उन्होंने भी एक जमात कायम की यहाँ पर बरसग़ीर में और उसका नाम था जमात इस्लामी और शख्सियत थी सैयद अबुल अला मौदूदी। अब बयान ये होता है कि जी जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि मगरबी मीडिया और बहुत ज़्यादा उनमें जो उनके मुफ़क्किरीन हैं और जो लिखते हैं और पढ़ते हैं, वही कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है, मतलब बहुत सारी जमातें तो बनी जो कि मसलक के बुनियाद पे बन गई, या जो हैं वो आप समझें कि कोई एक ख़ास नुक्ता नज़र है तो उसकी बुनियाद पे बन गई। लेकिन जो ओरिजिनल पॉलिटिकल इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि एक वो पूरी थ्योरी पेश की जिन्होंने इस्लाम के हवाले से कि मईशत और ये मईशत का एक प्रोग्राम ऐसा, बहुत से उलमा उनसे इख्तलाफ भी करते रहे, यानी अख़वान से बहुत ज़्यादा मुसलमान उलमा जो हैं वो उनका इख्तलाफ भी रहा और अभी भी है। इसी तरह से जमात इस्लामी से बहुत बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ़ इस्लामी जमातें हैं उनका इख्तलाफ भी रहा। लेकिन मैं जो पॉइंट यहाँ पे रेस कर रहा हूँ वो ये है कि जो पॉलिटिकल इस्लाम का जब लफ्ज़ आता है मगरबी मीडिया में ख़ास तौर पे, तो बयान होता है कि जिन 3 शख्सियात ने सबसे ज़्यादा असर डाला इस्लामी दुनिया पे वो हसन अल बना और सैयद कुतुब और सैयद अबुल अला मौदूदी। और आज जब आप 1928 से उसको काउंट करें या 1900, यानी अगर आप राशिद उर रज़ा तक चले जाएं तो वो तो पहले थे ना उनसे, वो तो यानी हसन अल बना के दौर में कुछ रहे, ज़ाहिर 1935 में उनका इंतकाल हुआ तो वो ये उनके तकरीबन 12 साल बाद उनको शहीद किया। लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर 100 साल पिछले देख लें तो जो एक आपको आज के पूरा जो लैंडस्केप है उसमें जो सबसे ज़्यादा आपको पॉलिटिकल लेवल पे फ़ाल, और पॉलिटिकल ये मसलक नहीं, मसलक की बात नहीं हो रही बिल्कुल, अच्छा जो बुनियादी तौर पे हसन बना जिनसे मुतासिर थे जिनकी तालीमात से, वो इमाम अहमद हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, और जो रशीद रज़ा उनके साथ ज़ाहिर है कि उनका मैगज़ीन वगैरह, तो वो भी इमाम अहमद हम्बल और इमाम तैमिया और इमाम अब्दुल वहाब जिनका ताल्लुक सऊदी जो नजद से। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आज का पॉलिटिकल लैंडस्केप देखें तो उसमें एक चीज़ आपको नज़र आएगी, और नज़र आएगी कि आप अगर शुरू करें मिस्र से और गज़ा से तो वहाँ पे हमास है, और फिर उसके बाद अच्छा ये जो अख़वान जो हैं ये इनकी जो कुतुब किताबें हैं या बाकी सारे इनके, तो वो बैक वक्त जो हैं वो अहले तशी और ऐसे अहले जो सुन्नत वल जमात हैं दोनों को अपनी तरफ वो राग़िब करता है, यानी ऐसा है जो कि मसाल जिसमें वो फ़िरका बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा, इन पे फतवे भी जारी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं यहाँ बात जो कर रहा हूँ वो कुछ और है। वो ये है कि अगर आप शुरू करें गज़ा से तो वहाँ पर आपको हमास नज़र आती है जो अख़वान है, अख़वान मुस्लिमून से मुतासिर होकर। शेख अहमद यासीन तो बाकायदा रुकन थे अख़वान के। वहाँ से आप शुरू करें और आप बांग्लादेश में आ जाएं जमात इस्लामी तक, तो आपको आज से 100 साल पहले की जमात इस्लामी, हसन अल बना के ख़यालात, यानी वो जो पॉलिटिकल इस्लाम जिसके बारे में ये लफ्ज़ जो कॉइन हुआ है ना पॉलिटिकल इस्लाम, ये बाकी तो जमातें आई ना और आके वो इंतहा पसंदी अलकायदा और इनको तो काउंट ही नहीं करता मैं, इस्लामी जमातें तो ये किसी तरह से भी नहीं, जो आप कहें ना कि जो प्रॉपर जो आइडियोलॉजी की बेस पे वो ये तो बाकी तो
बेशुमार बन गई इस तरह की दहशतगर्द तंजीम, उनको साइड पे करें। उनको तो रखना भी नहीं चाहिए इस्लाम के साथ, लिंक भी नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। या ये है कि कई जो तंजीमें हैं वो ज़ाहिर है कि वो अपने मसलक के ऊपर मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। कोई देवबंद को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जमात अहले हदीस एक है उनको रिप्रेजेंट करते हैं, कोई बरेलवी शख्स और भी। लेकिन मैं सिर्फ जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि जो जमात इस्लामी, अच्छा अब तो एक तो ये जहन में रखें कि जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो फिर वही आज से 100-125 साल पहले की जो पॉलिटिकल जमातें थीं, इस्लामी नज़रिए, एक ख़ास इस्लामी नज़रिए के साथ, वो दोबारा इस ग्लोबल लैंडस्केप पे आपको नज़र आ रही हैं। गज़ा में हमास और अख़वान मुस्लिमून से लेके बांग्लादेश में जमात इस्लामी तक, और ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, ये लिटरेचर है, ये पढ़ते हैं, इनके यहाँ एक जमहूरी सेटअप है, अंदर इनके यहाँ चुनाव होता है। मतलब ये एक आप समझ लें कि ये कोई, जब कहते हैं ना पाकिस्तान में चुनाव होता है बाकायदा जमात इस्लामी के अमीर का, इसी तरह से बाकी मुल्कों में भी होता है। जमात इस्लामी हिंद जो है वहाँ पर भी होता है। मतलब हर तरफ उनका एक ऐसा ही शुराई निज़ाम या जो भी सिस्टम। तो एक बात तो ये जहन में रखी जाए कि ये पूरा जो सिलसिला है तो इनके आपस में ताल्लुकात, रवाबित, ख़यालात सारे वो जहन में रखें। और फिर ये कि ये पूरे एक सदी तक इन्होंने मुतासिर भी किया, और ये आज भी ये ग्लोबल जो लैंडस्केप है उस पर जमात इस्लामी है, हमास है, अख़वान मुस्लिमून है, वही वो सारी वो जमातें जिनको अरब ममालिक ने भी पसंद नहीं किया, जिनको बाकी मुल्कों में भी पसंद नहीं किया गया, उनका कितना वोट है कितना वोट नहीं है, लेकिन वो टेबल पे उन्होंने बैठाया हुआ है। कश्मीर में बहुत फ़ाल रहे जमात इस्लामी, बांग्लादेश में उस वक्त बहुत फ़ाल रही, और अब तो बहुत ही फोर फ्रंट पे हैं। जो हसीना वाजिद वहाँ से उन्होंने दौड़ लगाई है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आप किसी भी, ये थ्योरीज हैं, इसको अब यानी आप चाहें तो यानी एक जो जिन लोगों को भी ज्योग्राफी से दिलचस्पी है, आप चाहें तो उनको माने या ना माने, लेकिन बहरहाल ये चूँकि डिस्कस होती हैं। आप चाहें तो मैकिंदर की जो हार्टलैंड थ्योरी है, वो कहता है कि जो हार्टलैंड है जिसने यूरेशिया पे कब्ज़ा किया, उसने पूरी मतलब ये पिछली सदी के जो ज्योग्राफी और उसके हवाले से बात करते थे, तो हार्टलैंड थ्योरी है। और फिर जो है वो एक रिमलैंड थ्योरी है स्पाइकमैन की, जो ये कहते हैं कि जो रिमलैंड यानी जो पेरिफेरल एक जजीर मतलब है कि जो साइड्स पे रहने वाले हैं मुल्क, एक तो है ना हार्टलैंड दरमियान में एशिया, यूरोप, अफ्रीका, जिसने इन पे कर लिया कंट्रोल तो उसने समझे सारी दुनिया पे कर लिया। एक ये थ्योरी, एक थ्योरी रिमलैंड है। रिमलैंड थ्योरी जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो कह रहे हैं कि पेरिफेरीज में वो बड़ा स्पाइकमैन जो है ना वो बड़ा खिलाफ था इसके मैकिंदर थ्योरी के ना कि हार्टलैंड क्या चीज़ होती है भाई। ये अच्छा वो उसने कहा कि ये हार्टलैंड है, फिर ये रिमलैंड है, फिर उसके बाद ये पेरिफेरल आइलैंड्स होते हैं। मतलब ये एक थ्योरीज हैं। तो इन थ्योरीज के ऊपर यकीन किसी ने करना है तो करे, नहीं करना तो ना करे, क्योंकि ये बहरहाल लेकिन ये एग्जिस्ट करती हैं ये थ्योरीज। या फिर वो माहन जो हैं, अब ये देखें ना ये थ्योरीज हैं कि इतना जो है वो हार्टलैंड है, इतना जो है ये पढ़ाई जाती हैं नेवल कॉलेजेस में, पढ़ाई जाती हैं मिलिट्री कॉलेज में भी, जो जियो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं उनको भी बड़ी बेसिक थ्योरीज हैं। या आप महन की जो ब्लू वाटर नहीं, उसकी जो सी पार थ्योरी है, उस पर अगर आप यकीन करें तो वो ये कहता है कि जिसने समुद्रों में राज किया